गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोचाणिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बांसुर एजुकेशन हब में। हमने पिछली क्लास में बात की थी ज्योग्राफी शब्द के बारे में, उसके जनक कौन थे, उसका विषय क्षेत्र क्या है, उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं कि जो अक्षांश देशांतर रेखाएं होती हैं ये किस काम में आती हैं और भूगोल में इनका अध्ययन करना क्यों जरूरी होता है, इन सब बातों को लेकर हम आज डिस्कस करेंगे। अक्षांश को हम बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पृथ्वी की आकृति की, पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो फ्रेंड्स पृथ्वी की आकृति है जियोड या भू-आभ। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पिछली कक्षा में बताया था कि जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल शब्द है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक भू दूसरा गोल, अर्थात पृथ्वी कैसी है, गोले के समान। लेकिन पृथ्वी पूर्ण रूप से गोला न होकर कैसी है, जियोड। और जियोड एक ऐसी आकृति होती है जो कैसी हो, गोले के समान। पूर्ण गोला नहीं, कैसा होगा, गोले के समान। अर्थात पृथ्वी क्या है, गोले के समान है, ना कि पूर्ण रूप से गोले के सदृश है। ठीक है, अब हम बात करें कि अक्षांश देशांतर रेखाओं की, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर वास्तविक रूप से मौजूद नहीं है, ये वास्तविक रूप से मौजूद नहीं है। इन अक्षांश देशांतर रेखाओं को पृथ्वी का जो मॉडल है, मॉडल क्या है, ग्लोब पर प्रदर्शित किया गया है, ग्लोब पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रेखाएं पृथ्वी पर कैसी हैं, काल्पनिक है। अगर हम बात करें इन अक्षांश देशांतर रेखाओं को भौगोलिक निर्देशांक भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोले तो कोऑर्डिनेट। ठीक है फ्रेंड्स, भौगोलिक निर्देशांक कहा जाता है क्योंकि ये किसी स्थान की स्थिति को बताते हैं। अब इनका अगर उपयोग हम जाने तो उपयोग किस किस में होगा, एक तो किसी स्थान की अवस्थिति, कि एक स्थान की पृथ्वी पर स्थिति कहाँ पर है, दूसरा एक स्थान की दूसरे स्थान से दूरी, और तीसरा पृथ्वी के सदृश उसकी दिशा क्या है। इन बातों को हम क्या कर सकते हैं, अक्षांश देशांतर रेखाओं के माध्यम से आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें अक्षांश की। अक्षांश क्या होता है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि अक्षांश जो होता है वो पृथ्वी के या ग्लोब के केंद्र से परिधि पर बनाए गए कोण, जो परिधि पर जो कोण बनाए जाते हैं यही क्या कहलाते हैं, अक्षांश कहलाते हैं। अक्षांश क्या होंगे कि पृथ्वी या ग्लोब के केंद्र से परिधि पर बनाए गए कोण क्या कहलाते हैं, अक्षांश कहलाते हैं। और अक्षांश रेखा की अगर बात करें कि अक्षांश रेखा क्या होगी, तो पृथ्वी या ग्लोब के केंद्र से परिधि पर बनाए गए समान कोणों को
मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाती है। कि अक्षांश तो क्या होगा कि पृथ्वी के केंद्र से परिधि पर बनाए गए कोण क्या कहलाएंगे? अक्षांश कहलाएंगे। और अक्षांश रेखा क्या होगी कि केंद्र से परिधि पर बनाए गए समान कोणों को मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा। ठीक है फ्रेंड्स। अब अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के क्या रहती हैं? समानांतर रहती हैं। क्या रहती हैं? समानांतर रहती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं। दूसरी बात, सभी अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। ठीक है। दूसरी बात करें हम, समानांतर होती हैं, सभी क्या रहती हैं? वृत्ताकार होती हैं। इसके बाद हम बात करें तो ध्रुवों की ओर इनका व्यास कम होता जाता है। ध्रुवों की ओर जो इनका व्यास है वो क्या रहता है? धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। सबसे बड़े अक्षांश वृत्त की बात करें, सबसे बड़े अक्षांश वृत्त या कि वो रेखा जो क्या रहती है? सबसे बड़ी रहती है, जिसका व्यास क्या रहता है? सबसे बड़ा। वो कौन सी होती है? 0 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है फ्रेंड्स। पहली बात कि पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड़ है, गोले के समान है। दूसरी बात कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं, वो पृथ्वी पर कैसी हैं? काल्पनिक है, न कि वास्तविक है। इन अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो प्रदर्शन किया गया है वो किस पर किया गया है? पृथ्वी के मॉडल ग्लोब पर। इन अक्षांश देशांतर रेखाओं को भौगोलिक निर्देशांक कहा जाता है, क्योंकि किसी स्थान की स्थिति को बताते हैं। दूसरी बात, अगर इनका उपयोग जाने तो उपयोग किसमें होता है? किसी स्थान की अवस्थिति, उसकी दूरी और पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में उसकी दिशा क्या है। तीसरी बात कि अक्षांश क्या होते हैं? पृथ्वी के केंद्र से परिधि पर बनाए गए कोण ही क्या कहलाते हैं? अक्षांश कहलाते हैं। केंद्र से परिधि पर बनाए गए कोण। ठीक है। और अक्षांश रेखा कि जो अपन ने केंद्र से परिधि पर जो कोण बनाए हैं, उन समान कोणों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखा कहलाती है। इन अक्षांश रेखाओं की अगर विशेषता की बात करें तो ये सभी क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरी बात, सभी अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? वृत्ताकार होती हैं। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, इनका व्यास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कारण क्या है कम होने का? क्योंकि पृथ्वी भूमध्य रेखा पर तो क्या है? उभरी हुई, और ध्रुवों पर क्या है? चपटी। ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए भूमध्य रेखा पर तो क्या रहता है? इसका व्यास अधिक रहता है, और ध्रुवों पर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनका व्यास क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और ध्रुव क्या हो जाते हैं? बिंदु के रूप में प्रदर्शित होते हैं। सबसे बड़े अक्षांश वृत्त की बात करें तो सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा होता है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। एक तो इसका उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करें इसकी संख्या की, कि अक्षांश जो रेखाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें तो पृथ्वी कैसी है? गोले के समान है।
इसमें मध्य में कौन होता है 0 डिग्री, और ध्रुवों की तरफ कितना 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। तो इनकी संख्या की बात करें तो एक तो 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 0 से उत्तर में चलेंगे तो कितने अक्षांश 90 अक्षांश, और 0 से दक्षिण में चलेंगे तो कितने अक्षांश 90। टोटल कितना हो जाता है 181। ये 181 तो क्या होते हैं अक्षांश, क्या होते हैं अक्षांश। कि पूरी पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है, अक्षांशों की संख्या होती है 181। अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, तो ये जो 90 डिग्री है ये किस रूप में होते हैं, बिंदु के रूप में होते हैं, ना कि रेखा के रूप में। तो 181 में से एक उत्तरी ध्रुव और एक दूसरा दक्षिणी ध्रुव माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 179, 179। ये क्या होते हैं अक्षांश रेखाएं। ये क्या है अक्षांश रेखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें हम प्रमुख अक्षांशों की कि पृथ्वी पर कौन कौन से प्रमुख अक्षांश हैं। ये क्या है हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है कौन 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर, जिसे हम कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री क्या हो जाता है ये नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव। दक्षिण में बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हो जाती है हमारी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, और ये हो जाता है अपना साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या है पृथ्वी पर कुछ मेजर अक्षांश रेखाएं मानी गई हैं। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त, 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, ये दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स, औसत रूप से कितनी होगी 111 किलोमीटर। कितनी होती है 111 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, ध्रुवों की ओर, तो इनकी दूरी में क्या हो जाती है कुछ बढ़ोतरी होती है। इनकी जो दूरी होती है उसमें क्या हो जाती है बढ़ोतरी होती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगर बात करें कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये किस काम में आती हैं, तो ये काम में आती हैं जलवायु का निर्धारण करने में। कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं किसका निर्धारण करती हैं, किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करती हैं कि कौन सा जो अक्षांश है वो जिस स्थान से गुजरेगा वो स्थान किस प्रकार की जलवायु रखेगा। जैसे मान लीजिए कोई स्थान यहाँ पर है, ये ए स्थान है, ये बी स्थान है, ये सी स्थान है। अब इनकी जलवायु का हम कैसे पता करेंगे,
हम देखेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो स्थान स्थित है वो क्या रहेगा, उसका तापमान अधिक रहेगा। ठीक है, जो कर्क रेखा और अंटार्कटिक परत के बीच में रहेगा उसका टेम्परेचर ना तो ज़्यादा ना कम रहेगा। जो 66.5 डिग्री से ध्रुवों की तरफ रहेगा उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमेशा क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। इसलिए क्या रहता है, यहाँ तापमान अधिक रहेगा। तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है। इसलिए इस क्षेत्र में हमेशा गर्मी अधिक पड़ेगी। इसलिए ये कटिबंध बन जाता है, कौन सा, उष्ण कटिबंध। ठीक है फ्रेंड्स। और 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक सूर्य किरणें क्या रहेंगी, तिरछी पड़ती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में क्या रहेगा, हमेशा तापमान कम रहेगा, टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। इसलिए क्षेत्र क्या रहेगा, ठंडा। इसलिए शीत कटिबंध इसको नाम दे दिया जाता है। और ये भी क्या हो जाएगा, दक्षिण में भी शीत कटिबंध। ठीक है फ्रेंड्स। इन क्षेत्रों में कर्क रेखा और आर्कटिक व्रत और मकर रेखा अंटार्कटिक व्रत के बीच में तापमान हमेशा क्या रहता है, औसत रूप से ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और ना ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। इसलिए इसको नाम दे दिया गया शीतोष्ण कटिबंध। और ये भी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्षांशों के आधार पर कितने जलवायु कटिबंध बनाए गए हैं, पूरी पृथ्वी पर 5 जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किया गया है। 5 जलवायु कटिबंध बनाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। कितने कटिबंध हो गए, 5। पहला, एक तो उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण और ये भी शीतोष्ण। तो 2 क्या हो गए, शीतोष्ण कटिबंध, और 2 ही क्या हो गए, शीत कटिबंध। तो कुल कटिबंधों की संख्या पृथ्वी पर कितनी हो गई, 5। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करें कि जो 0 डिग्री रेखा है, भूमध्य रेखा, वो कितने देशों से होकर गुजरेगी। भूमध्य रेखा पर स्थित देश, कि कौन कौन से देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। नंबर 1 की बात करें तो भूमध्य जो रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश व्रत है, वो जाती है इक्वेडोर से, इक्वेडोर। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 2 की बात करें तो ये आ जाती है किसमें, कोलंबिया। कोलंबिया के बाद में आती है ब्राज़ील। चौथे पे बात करें तो ये आ जाती है साओ टोमे प्रिंसिपे। पांचवे के बारे में बात करें तो गैबोन। छठे की बात करें कांगो रिपब्लिक। सातवें की बात करें तो कांगो डेमोक्रेटिक। आठवीं की बात करें केनिया। ठीक है फ्रेंड्स। केनिया के बाद में, केनिया से पहले युगांडा। युगांडा। 9वें की बात करें तो केनिया, और केनिया के बाद में 10 नंबर पर सोमालिया। 11 पे बात करें तो मालदीव। 11 पे बात करें तो मालदीव,
12 की बात करें तो 12 पे आ जाता है इंडोनेशिया। 13 पे बात करें आ जाता है किरीबाती। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वेडोर, कोलंबिया, कोलंबिया के बाद में ब्राज़ील, ये 3 देश जो हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये तो हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। और साओ टोमे प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो रिपब्लिक, कांगो डेमोक्रेटिक, युगांडा, कीनिया और सोमालिया, ये हैं अफ्रीका महाद्वीप के। मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती, ये हैं एशिया महाद्वीप में, जहाँ से होकर क्या गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो लगभग 13 देशों से होकर क्या जाती है, भूमध्य रेखा जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखा, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। पृथ्वी पर कहाँ से, उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कि कहाँ जाती हैं, पूर्व से पश्चिम, और ये कहाँ जाती हैं, उत्तर से दक्षिण। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। अगर इनकी मध्य की दूरी की बात करें तो 0 डिग्री पर इनकी सबसे ज़्यादा दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर इनकी सबसे अधिक दूरी होती है, वो लगभग कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। औसत रूप से कितनी होती है, लगभग 111 किलोमीटर। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं इनकी बीच की दूरी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जैसे 30 डिग्री अक्षांश पर बात करें, 30 डिग्री अक्षांश पर बात करेंगे अपन, तो इनके बीच की दूरी होती है 96.5 किलोमीटर। कितनी होती, 96.5 किलोमीटर। 30 डिग्री अक्षांश पर 96.5 किलोमीटर। 60 डिग्री अक्षांश पर बात करें, 60 डिग्री अक्षांश पर अगर बात करें अपन, तो इसकी दूरी होती है 55.4 किलोमीटर। 55.4 किलोमीटर। 60 डिग्री अक्षांशों पर, 60 डिग्री अक्षांश पर इसके बीच की दूरी 55.4 किलोमीटर। और 90 डिग्री ध्रुवों पर अगर बात करें तो 90 डिग्री ध्रुवों पर इसकी दूरी हो जाती है बीच की 0 किलोमीटर, क्योंकि ध्रुवों पर जाकर क्या हो जाती है, आपस में मिल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें एक इम्पोर्टेंट बात कि जितने भी देशांतर होते हैं वो भूमध्य रेखा के साथ में क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उसके साथ में क्या बनाएंगे, समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 0 डिग्री भूमध्य रेखा के साथ में क्या बनाते हैं, ये समकोण बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें इनकी संख्या की, कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो अगर हम बात करें 0 डिग्री उत्तर से कहाँ तक, 180 डिग्री तक पूर्व में, और 0 से लेकर पश्चिम में कितना, 180 डिग्री। तो टोटल अक्षांश कितने हो जाते हैं अपने पास में, टोटल देशांतर कितने हो जाते हैं, 361। लेकिन ये 361 नहीं होते हैं, कितने होते हैं, 360 होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम क्या होती है, एक ही रेखा होती है, एक ही रेखा होती है। क्यों होती है,
क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल देशांतरों की संख्या कितनी हो जाती है, 360। ठीक है, अब हम बात करें कि जो देशांतर रेखाएं हैं इनमें दो रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, जिसको अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, इंटरनेशनल टाइमलाइन समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, और एक होती है 180 डिग्री देशांतर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये तो है टाइमलाइन और ये क्या है, डेट लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, 180 डिग्री तो क्या है, डेट लाइन है, और 0 डिग्री देशांतर क्या है, टाइम लाइन है। अब बात करें कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये कितने देशों से होकर गुजरती है, तो ये लगभग 8 देशों से होकर गुजरेगी। कितने देशों से, 8 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें नंबर 1 ग्रीनलैंड के बाद में नंबर 2 की बात करें तो इंग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर जाने के कारण इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। किसको, 0 डिग्री देशांतर रेखा को इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से जाने के कारण ग्रीनविच रेखा का नाम भी दिया गया है। इंग्लैंड के बाद में जाती है तीसरे नंबर पर फ्रांस के बाद में चौथे पर जाती है ये स्पेन। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेन के बाद में अगर हम बात करें तो 5वें नंबर पर जाती है ये अल्जीरिया। छठे पर अगर हम बात करें, छठे पर जाती है माली। 7वें की अगर बात करें तो 7वें पर जाती है बुर्किना फासो, और 8 नंबर पर आती है घाना। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रीनलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना से होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, इन 8 देशों से होकर गुजरती है। एक इम्पोर्टेंट बात कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, यह हम कह सकते हैं ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा कहाँ पर आपस में मिलती हैं, तो ये मिलती हैं गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका के पास में स्थित है गिनी की खाड़ी। उस गिनी की खाड़ी में ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए ही हम इतना ही पढ़ेंगे अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में। कल हम बात करेंगे किस प्रकार से जो देशांतर रेखाएं हैं वो किसका निर्धारण करेंगी, समय का निर्धारण। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि जो देशांतर का कार्य है समय का निर्धारण करना, वो किस प्रकार से निकाला जाता है। धन्यवाद।